Hello everyone, myself Arpit Mishra and going to discuss about turning flight today. So please watch my previous video also based on the same topic, as this video will be the continuation of that video session. So let's get started. Our topic is aerodynamic forces in turning, in which I have already discussed about these slides, where I have talked about that this bank angle is directly proportional to the airspeed and turn radius is inversely proportional to the bank angle. So let's start from the point wise. As I mentioned in this video lecture, I am going to discuss all the points related to this particular topic. So first point, if an aircraft were viewed in a straight and level flight from the front, and if the forces acting on the aircraft could be seen, lift and weight would be two apparent forces. तो अगर मैं SLF की बात करूँ तो ऑब्वियसली मेरा एयरक्राफ्ट अगर ये है, अगर SLF का केस है तो मेरा लिफ्ट वेट से बैलेंस होगा और मेरे पास जो थ्रस्ट और ड्रैग हैं वो मेरे बैलेंस होंगे. बट यहाँ पे मैं दो फोर्सेस की बात करके चल रहा हूँ, क्योंकि बैंकिंग के दौरान मेरे लिए मेजर फोर्स रहेगा लिफ्ट, जिस पे ऊपर मुझे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और लिफ्ट का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू सी इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. सो यानी कि अगर SLF का केस लेंगे हम लोग, तो SLF के केस में अपने पास दो मेजर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लिफ्ट एंड फोर्स, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं. बट जब मैं बैंक करता हूँ, इफ़ द एयरक्राफ्ट वर इन अ बैंक, it would be apparent that lift did not act directly opposite to the weight, rather it now act in a direction of the banking. क्योंकि बैंकिंग के केस में जो लिफ्ट है वो अब एकदम से मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अपोजिट टू द वेट नहीं एक्ट कर रही है, वो अब एक एंगल पे हो गई है. और वो एंगल क्या था हमारा? बैंक एंगल. उस एंगल को हमने फाई से रिप्रेजेंट किया था, और वो एंगल है हमारा बैंक एंगल. सो नाउ a basic truth about turn: when the aircraft bank, lift act inward toward the center of the turn as well as upward. तो लिफ्ट जो है मेरा इनवर्ड और सेंटर ऑफ द टर्न से मतलब देखा जाए तो इनवर्ड और अपवर्ड. वैसे भी लिफ्ट एक अपवर्ड फोर्स है, तो अपवर्ड तो रहेगा, और इनवर्ड से मतलब है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में ये एक तरीके से रहेगा. आई मीन टू से, अगर देखा जाए, लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम. इफ आई एम ड्रॉइंग, ओके, वेट, लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली. As this is my aircraft in a bank condition, तो लिफ्ट इज़ लाइक दिस. लिफ्ट इज़ एट सर्टेन एंगल फाई. तो यहाँ पे बोल रहा है लिफ्ट अपवर्ड रहेगा और इनवर्ड रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स का है और ये डायरेक्शन मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है. तो इनवर्ड की बात है तो लिफ्ट यस इनवर्ड है, ठीक है, इनवर्ड विल बी माई लिफ्ट. एंड ऑफ कोर्स लिफ्ट इज़ द अपवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड तो रहेगा ही रहेगा. तो दिस इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थर्ड पॉइंट, जिसमें वो बात कर रहा है कि लिफ्ट जो है ड्यूरिंग बैंकिंग आपका इनवर्ड रहेगा और अपवर्ड रहेगा. नाउ फोर्थ पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द न्यूटन फर्स्ट लॉ विच स्टेट्स द लॉ ऑफ इनर्शिया. जो फोर्थ पॉइंट है हमें लॉ ऑफ इनर्शिया बता रहा है कि एयरक्राफ्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो इट विल बी कंटिन्यू इन मोशन अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई किया जाए, ठीक है. सो इससे रिलेट करके बात करें तो एन एयरक्राफ्ट लाइक एनी मूविंग ऑब्जेक्ट रिक्वायर अ साइड वे फोर्स. तो अगर मेरे एयरक्राफ्ट को टर्न करना है तो मुझे कोई ना कोई फोर्स ज़रूरत पड़ेगा जो उसको टर्निंग में हेल्प करे, ठीक है. इट इज़ नॉट लाइक ऑटोमोबाइल कि हमने स्टीयरिंग को टर्न किया और तुरंत हो गया. वी नीड सर्टेन एक्सटर्नल फोर्स विच मस्ट टर्न द एयरक्राफ्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. So now in a normal turn क्या होगा? The force is supplied by banking the aircraft, so the lift exerted inward and upward. अगर मैं बात करूँ नॉर्मल टर्न में तो बैंकिंग की मदद से मुझे फोर्स मिल जाएगा, जो इसको साइडवर्ड फोर्स मिल जाएगा जो कि इसको टर्निंग में हेल्प करेगा. अब ये जो लिफ्ट वेक्टर है, जो मेरा लिफ्ट अभी टर्निंग के दौरान यानी कि बैंकिंग के दौरान जो मेरा लिफ्ट वेक्टर है वो अभी एक तरीके से वेट के डायरेक्टली परपेंडिकुलर नहीं रहा, बट यहाँ पे एक एंगल पे हो गया. तो एंगल पे होने की वजह से ये दो कंपोनेंट में ब्रेक हुआ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आपके वेट को बैलेंस करके चलेगा, वेर एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम देखेंगे उसे हम लोग प्रोनाउंस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रहेगा वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच एग्जैक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द टर्निंग ऑफ फ्लाइट. हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे. नाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ लिफ्ट इज द फोर्स दैट पुल द एयरक्राफ्ट फ्रॉम द स्ट्रेट फ्लाइट पार्ट टू मेक इट टर्न. यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ लिफ्ट इज द फोर्स दैट पुल द एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लाइट पार्ट टू मेक इट टर्न. टर्निंग के लिए रेस्पॉन्सिबल जो कंपोनेंट है वो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. देन centrifugal force is the equal and opposite reaction of the aircraft
to change in direction and act equal and opposite to the horizontal component of lift. तो centrifugal force जो है वो exactly equal and opposite है किसके, centripetal force के, और I can say horizontal component of lift के. Then this explain why in a correctly executed turn the force that turn the aircraft is not supplied by the rudder. Rudder is used to correct any deviation between straight track of the nose and the tail of the aircraft. कहने का मतलब यहाँ पे ये रडर का इस्तेमाल मैं एक्चुअली टर्निंग के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मैं एडवर्स यॉ को प्रिवेंट करने के लिए रडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ. क्योंकि जब मैं कोशिश करता हूँ लेफ़्ट में रोल होने के लिए, टर्न करने के लिए, देयर आर सर्टेन केसेस और कंडीशंस कि एयरक्राफ्ट जो है मेरा बिकॉज ऑफ हाई ड्रैग और बिकॉज ऑफ एंगल चेंज इन एंगल ऑफ अटैक, वहाँ पे क्या होता है एयरक्राफ्ट अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ लेफ्ट में रोल या टर्न होने की, और वेयर एज एयरक्राफ्ट कोशिश करता है यॉ होने की अपोजिट डायरेक्शन में, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग एडवर्स यॉ. उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए वी यूज़ रडर, not for the correctly executed turn. A good turn is one in which the nose and tail of the aircraft nose of the tail of the aircraft track along the same path. वो गुड टर्न कौन सा है जहाँ पे नोज़ और मतलब एक तरीके से देखा जाए अगर इफ़ आई एम ट्राइंग टू टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट तो मेरा नोज़ और टेल दोनों लेफ्ट में ही जाना चाहिए. इफ़ नो रडर इज यूज इन अ टर्न द नोज ऑफ द एयरक्राफ्ट यॉ टू द आउटसाइड ऑफ अ टर्न द रडर इज यूज टू ब्रिंग द नोज बैक इन लाइन विद द रिलेटिव विंड. तो दिस इज द केस ऑफ एडवर्स यॉ. दिस इज द केस ऑफ एडवर्स यॉ. ये एडवर्स यॉ का केस है जिसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं रडर का. ठीक है, तो रडर मेरा एक्चुअली नहीं प्रेफर कर रहे हैं मैं एग्जीक्यूटिव टर्न के केस में, बल्कि इसका इस्तेमाल हो रहा है एडवर्स यॉ को प्रिवेंट करने के लिए. सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अनदर पॉइंट. एन एयरक्राफ्ट इज नॉट स्टीयर्ड लाइक अ बोट और ऑटोमोबाइल. इन ऑर्डर फॉर एन एयरक्राफ्ट टू टर्न इट मस्ट बी बैंक. तो एयरक्राफ्ट को टर्न करने के लिए मुझे उसको बैंक करना ही पड़ेगा, और if it is not banked there is no force available to cause it to deviate from the straight flight path. तो अगर मैं बैंक नहीं करता हूँ एयरक्राफ्ट को टर्न करने के लिए तो वहाँ पे कोई भी और एक्स्ट्रा फोर्स अवेलेबल नहीं है जो इसको टर्निंग में हेल्प करे या फिर एसएलएफ से डाइवर्ट कर पाए. कन्वर्सली व्हेन एन एयरक्राफ्ट इज बैंक इट टर्न इट प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट स्लिपिंग इनटू द आउटसाइड ऑफ इनसाइड ऑफ अ टर्न. अपने को ये याद रखना है जब हम बैंक करें, देखो पहली चीज़ रेस्पॉन्सिबल कौन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. इस टर्निंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर ज़्यादा हो गया तो स्लिपिंग केस में चला जाएगा. तो अगर हम एयरक्राफ्ट को बैंक कर रहे हैं यानी कि टर्निंग के लिए, ये स्लिपिंग कंडीशन में नहीं जाना चाहिए, ये भी हमें इंश्योर करना है. स्लिपिंग कंडीशन में ये नहीं चला जाना चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट, मेयरली बैंकिंग द एयरक्राफ्ट इनटू अ टर्न प्रोड्यूसेस नो चेंज. अब देखो ये पॉइंट का मतलब क्या है, अगर आप एयरक्राफ्ट को एसएलएफ से बैंक कंडीशन में लेके जा रहे हो तो आपने जैसे ही एयरक्राफ्ट को बैंक किया यानी कि टर्न करने की कोशिश की, जब आप बैंक करोगे तो जो टोटल लिफ्ट है वो चेंज नहीं होगी. फॉर एग्जांपल लिफ्ट का वैल्यू मैंने 10 किलो न्यूटन पकड़ा फॉर टाइम भी, वो 10 किलो न्यूटन जो है, क्योंकि वेट तो एयरक्राफ्ट का फिक्स है 100 किलो न्यूटन एग्जाम्पल के तौर पे, उस 100 किलो न्यूटन को बैलेंस करने के लिए मान के चलो 100 किलो न्यूटन की लिफ्ट भी लगी. ठीक है, अब ये लिफ्ट जो है वेट के एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट नहीं है. अब ये क्या है, एक एंगल पे टिल्ट हो गई है, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट में लिफ्ट फैक्टर आपका ब्रेक हो जाएगा. तो यहाँ पे जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट बैलेंस, तो वो अभी एग्जैक्टली 100 किलो न्यूटन नहीं रहा क्योंकि दो फैक्टर में डिवाइड हो गया. लिफ्ट जो है आपका एक एल कॉस फाई में डिवाइड हुआ है, ठीक है, और एक एल साइन फाई में डिवाइड हुआ है. ठीक है, तो एल कॉस फाई वाला जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है. इसका वैल्यू, अब इन दोनों का टोटल वैल्यू हमारे पास 100 किलो न्यूटन है एक्चुअली. ठीक है, इसका दोनों का जो वैल्यू है वो हमारे पास 100 किलो न्यूटन, नॉट द इंडिविजुअल केस. तो यानी कि एल कॉस फाई का वैल्यू जो है अभी कम है एज़ कम्पेयर टू द टोटल लिफ्ट. तो टोटल लिफ्ट में तो चेंज नहीं आया भाई, लिफ्ट तो उतनी ही चाहिए क्योंकि वेट को बैलेंस करना है, लिफ्ट तो उतनी ही रहेगी, बट जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट है वो अभी रिड्यूस हो गया है. ये पॉइंट आपको याद रखना है. इस समय वर्टिकल कंपोनेंट जो है लिफ्ट का वो रिड्यूस हो गया है क्योंकि नाउ द लिफ्ट इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड अनदर वन इज वर्टिकल. सो वर्टिकल कंपोनेंट इज लिटिल बिट रिड्यूस्ड बिकॉज लिफ्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. नाउ मूव करते हैं अगले पॉइंट पे. तो कॉन्सिक्वेंटली द एयरक्राफ्ट लूजेज एल्टीट्यूड. तो अब क्या होगा, तो एयरक्राफ्ट का क्या है, जब ये वर्टिकल कंपोनेंट लॉस हो गया तो यानी कि एल्टीट्यूड में भी लॉस होगा अनलेस एडिशनल लिफ्ट इज क्रिएटेड. दिस इज डन बाय इंक्रीजिंग. तो अब आप देखो,
अगर अब ये वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, मान लो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या था हमारा एल कॉस फाई, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट अगर रिड्यूस हुआ, ठीक है, हम केस क्या कर रहे हैं, बैंक का केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बैंकिंग के केस में मान लो वर्टिकल कंपोनेंट जो है एल कॉस फाई मेरा रिड्यूस हो गया, इसको मुझे कवर अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाना पड़ेगा। अगर एंगल ऑफ अटैक बढ़ाया, चलो सी एल तो बढ़ जाएगा, यानी कि लिफ्ट कोफिशिएंट तो बढ़ जाएगा, बट एंगल ऑफ अटैक जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी डी के भी, यानी कि ड्रैग कोफिशिएंट के भी, ये भी बढ़ जाएगा। अब ड्रैग कौन सा बढ़ेगा, लिफ्ट डिपेंडेंट ड्रैग होता है इंड्यूस ड्रैग, दिस मीन्स मेरा जो ड्रैग बढ़ेगा वो कहलाएगा इंड्यूस ड्रैग, जो ड्रैग इंक्रीज होगा वो कहलाएगा इंड्यूस ड्रैग। तो इस समय जो इंड्यूस ड्रैग है वो मेरे पास बढ़ करके आएगा। ये इंड्यूस ड्रैग बढ़ के आया तो क्या होगा, जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है एयरक्राफ्ट की वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ड्रैग क्या है, अपोज करता है मूवमेंट को एयरक्राफ्ट के। तो एयरक्राफ्ट के मूवमेंट को अपोज करने वाला फोर्स है ड्रैग, तो ड्रैग अगर हाई हुआ, वो भी इंड्यूस ड्रैग अगर हाई हुआ, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब अगर वेलोसिटी कम हो गई दोस्तों, वेलोसिटी कम हो गई, तो आई हैव टू मेंटेन दिस वेलोसिटी। इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस वेलोसिटी आई नीड टू इंक्रीज द थ्रस्ट। अब जब ये थ्रस्ट बढ़ेगा, अब जब ये थ्रस्ट बढ़ेगा तो भले ही वेलोसिटी बढ़ के मिलेगी, भले ही वेलोसिटी बढ़ के मिलेगी, बट इन टर्न सिंस लिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर, क्योंकि लिफ्ट का फॉर्मूला होता है हाफ रो वी स्क्वायर एस सी एल, क्योंकि लिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, जो थ्रस्ट बढ़ाया आपने, थ्रस्ट बढ़ने से वेलोसिटी भी बढ़ी, वो वेलोसिटी बढ़ने से आपको एक एडिड लिफ्ट भी मिल गई। यानी कि मेरे पास पहले तो मैंने यार ऑलरेडी एंगल ऑफ अटैक बढ़ा के लिफ्ट ले ली एक्स्ट्रा, अब एंगल ऑफ अटैक बढ़ाने से ड्रैग बढ़ा था, उसको कंपनसेट करने के लिए, यानी कि जो वेलोसिटी में रिडक्शन हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए थ्रस्ट बढ़ाया, थ्रस्ट बढ़ाने की वजह से वेलोसिटी वापस से बढ़ गई। अब वेलोसिटी बढ़ी तो लिफ्ट एडेड हो गई। तो कुछ भी हो, मेरा जो एल्टीट्यूड है वो मुझे कांस्टेंट रखना है। मेरा जो एल्टीट्यूड हो, आई डोंट वांट कि मैं किसी और दूसरे फेस में अगर जा रहा हूँ तो उसमें मेरे पास एल्टीट्यूड लॉस हो या गेन हो, अनटिल अनलेस आई वांट, जब तक मुझे नहीं चाहिए मैं एल्टीट्यूड को चेंज नहीं करना चाहता। तो अगर ऐसा केस बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जैसे अभी से शुरुआत से रिकैप लेते हैं। मान लो मैंने बैंक किया, बैंकिंग के केस में क्या हो रहा है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है लिफ्ट का वो लॉस हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि लिफ्ट जो है टोटल वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। अब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट जो है वो मिनिमम हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, मुझे एंगल ऑफ अटैक बढ़ाना पड़ेगा ताकि मेरे पास एक्स्ट्रा लिफ्ट आ जाए जो उसको बैलेंस करे टोटल वेट को। अब ये करने के लिए इसको जैसे ही मैं लिफ्ट को बढ़ाऊंगा उसके साथ साथ मेरे पास ड्रैग भी बढ़ के आ जाएगा। ड्रैग बढ़ेगा, इंड्यूस ड्रैग, जब ड्रैग बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी तो मुझे थ्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा। मैं थ्रस्ट पे काम करूंगा तो वेलोसिटी तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो ये वेलोसिटी बढ़ेगी इसकी वजह से लिफ्ट वेक्टर भी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास क्या है कि एक तो एंगल ऑफ अटैक की वजह से भी लिफ्ट मिल रही है और एक और एक्स्ट्रा लिफ्ट मिल जाएगी थ्रस्ट बढ़ाने की वजह से और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से। तो यहाँ पे मुझे या तो एंगल ऑफ बैंक पे काम करना पड़ेगा या फिर एंगल ऑफ अटैक पे काम करना पड़ेगा। लेट्स सी पॉइंट्स क्या बोलते हैं, फटाफट इसके ऊपर बात करते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप इसको ज़रूर, मतलब अगर नहीं आ रहा है तो एक बार वापस से रिपीट करके देखिएगा वीडियो को। नाउ सिंस द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ लिफ्ट डिक्रीजेज एज द बैंक एंगल इंक्रीज, जैसे जैसे बैंक एंगल बढ़ रहा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ लिफ्ट डिक्रीज हो रहा है। ये हमने देख लिया क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बैंक एंगल आपका क्या है, लिफ्ट को दो फैक्टर में डिवाइड करता जा रहा है। द एंगल ऑफ अटैक मस्ट बी प्रोग्रेसिवली इंक्रीज to produce sufficient vertical lift to support the aircraft weight. At a given airspeed, the rate at which the aircraft turn depend on the magnitude of horizontal component. तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ अपने को पता लग गई, क्या, रेट ऑफ टर्न, ये है रेट ऑफ टर्न, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, यानी कि जो टर्न रेट है वो डिपेंडेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, नॉट विद द वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट पे हमारा ये रेट ऑफ टर्न डिपेंड नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे हमारा रेट ऑफ टर्न डिपेंड करेगा। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नाउ इट इज़ फाउंड दैट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ बैंक। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे लिफ्ट का, वो हमारे एंगल ऑफ बैंक के प्रोपोर्शनल है। तो अगर एंगल ऑफ बैंक बढ़ा तो वो भी बढ़ेगा, और अगर एंगल ऑफ बैंक कम हुआ तो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कम हो जाएगा। एज द एंगल ऑफ बैंक इज इंक्रीज the horizontal component of lift increases thereby reducing the rate of turn। तो अगर एंगल ऑफ बैंक इंक्रीज हुआ,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा लिफ्ट का वो इंक्रीज, वो क्या कहते हैं, इस समय इंक्रीज हो जाएगा एंगल ऑफ बैंक बढ़ाने से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ लिफ्ट इंक्रीज हो जाएगा, देयर बाय इंक्रीजेज द टर्न ऑफ रेट। तो आई कैन से जो मेरा रेट ऑफ टर्न है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फाई यानी कि एंगल ऑफ बैंक के। ऑल्सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द लिफ्ट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ लिफ्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है। दैट मीन्स एल साइन फाई, एल साइन फाई के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। इसीलिए रेट ऑफ टर्न क्या है, अगर आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बढ़ा, मतलब रेट ऑफ टर्न को बढ़ा, मतलब बढ़ता हुआ देखना है तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ता हुआ दिखेगा, और इसको बढ़ाना है तो आपको फाई को बढ़ाना पड़ेगा। हेंस दे ऑल थ्री आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो रेट ऑफ टर्न को इंक्रीज करने के लिए वी आर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ बैंक और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो एंगल ऑफ, एज द एंगल ऑफ बैंक इज इंक्रीज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट इंक्रीज एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ टर्न। Consequently, at any given airspeed, rate of turn can be controlled by adjusting the angle of bank. Angle of bank को आप adjust करके control कर सकते हैं rate of turn को। To provide the vertical, अब जो भी मैंने concept explain किया था वो यहाँ पे point wise देखिए। To provide the vertical component of lift sufficient to hold the altitude. So मैं यहाँ पे maintain क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, altitude को level turn के लिए। An increase in angle of attack is required since the drag of an aerofoil is directly proportional to its angle of attack. Induced drag increases as the lift is increased. तो जैसे ही आप एंगल ऑफ अटैक बढ़ाओगे ड्रैग भी आ जाएगा, और ड्रैग जो होगा वो कहलाएगा इंड्यूस्ड ड्रैग। अब ये ड्रैग आने की वजह से क्या होगा, एयर स्पीड में लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, जब ये एयर स्पीड में लॉस देखने को मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल एंगल ऑफ बैंक रिजल्ट इन अ स्मॉल रिडक्शन इन एयर स्पीड while the large angle of bank result in a large reduction of air speed. As we have seen the formula, that is tan phi is equal to v square upon rg. तो दोस्तों यहाँ से भी आप देखो जो एंगल ऑफ बैंक है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके स्पीड के स्क्वायर के। तो वी कैन रिलेट दिस पॉइंट विद दिस फार्मूला कि हमारा अगर एंगल ऑफ बैंक बढ़ा तो हमारा जो एयर स्पीड है वो भी बढ़ेगा, वेयर एज अगर एंगल ऑफ ये स्पीड जो लॉस इन एयर स्पीड हम देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ बैंक, ये बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नाउ आगे बढ़ते हैं। एडिशनल थ्रस्ट मुझे अब लगेगा उस वेलोसिटी को कंपनसेट करने के लिए, तो मस्ट बी अप्लाई टू प्रिवेंट द रिडक्शन इन एयर स्पीड in a level turn. The required amount of additional thrust is proportional to angle of bank. You need to remember this point. तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है कि थ्रस्ट जो एडिशनल थ्रस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ बैंक के। थ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ बैंक, ये अपने को याद रखना है। टू कंपनसेट फॉर एडेड लिफ्ट, क्योंकि अब आपने देखा एक्स्ट्रा थ्रस्ट आया है उसके साथ, मतलब जो थ्रस्ट आपने लिया है एक्स्ट्रा उसने वेलोसिटी तो बढ़ा दी, बट वो वेलोसिटी अब आपको लिफ्ट भी बढ़ा के देगी। टू कंपनसेट फॉर एडेड लिफ्ट विच वुड रिजल्ट इफ द एयर स्पीड were increased during a turn, the angle of attack must be decreased or the angle of bank increase if a constant altitude is to be maintained. अगर आप लोगों को कांस्टेंट एल्टीट्यूड मेंटेन करना है तो या तो आप एंगल ऑफ अटैक को कम करो या फिर एंगल ऑफ बैंक को बढ़ाओ। तो आई कैन से ईदर वन आई कैन प्रेफर एंगल ऑफ अटैक पे काम करूं या फाई पे, बट वन थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व बोथ आर वर्किंग इन अपोजिट मैनर। एंगल ऑफ अटैक को अगर मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो अपोजिट में क्या है, या दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, या तो एंगल ऑफ बैंक को बढ़ा दो। एंगल ऑफ बैंक बढ़ा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपका रिड्यूस होने लगेगा, वर्टिकल कंपोनेंट आपका रिड्यूस होने लगेगा, तब यानी कि मतलब लिफ्ट आपकी थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी। और अगर आप एंगल ऑफ अटैक बढ़ा देते, वो कम करते हो, तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिफ्ट के, वो आपको लिफ्ट कम करके देगा। तो दोनों को आपको ये देखना है, एंगल ऑफ अटैक और फाई दोनों इन्वर्सली एक तरीके से रिलेटेड दिख रहे हैं। नाउ इफ़ द एंगल ऑफ बैंक इज़ हेल्ड कांस्टेंट, अब अगर मैं देखो ये जो तीनों पॉइंट है ये तीनों एक एक चीज़ को कांस्टेंट बना रहे हैं। पहले में एल्टीट्यूड को कांस्टेंट करने की कोशिश की गई है, दूसरे में एंगल ऑफ बैंक को मैं अगर कांस्टेंट करता हूँ और एंगल ऑफ अटैक को डिक्रीज़ करता हूँ तो रेट ऑफ टर्न मेरा डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर मैंने एंगल ऑफ बैंक को कांस्टेंट करने की कोशिश की और एंगल ऑफ अटैक को कम करने की कोशिश की तो रेट ऑफ टर्न मेरा डिक्रीज हो जाएगा। नाउ इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कांस्टेंट रेट ऑफ टर्न एज द एयर स्पीड इज इंक्रीज, द एंगल ऑफ अटैक मस्ट रिमेन कांस्टेंट एंड द एंगल ऑफ बैंक इज इंक्रीज। तो मुझे अगर थर्ड पॉइंट में बोल रहा है, अगर मैं अब रेट ऑफ टर्न को कांस्टेंट करने की बात करूँगा
अगर मैं रेट ऑफ टर्न को कांस्टेंट करने की बात करूँगा, जैसे एयर स्पीड बढ़ रही है, सो मुझे एंगल ऑफ अटैक को कांस्टेंट रख के एंगल ऑफ बैंक को बढ़ाना पड़ेगा। देयर आर 3 केसेस, फर्स्ट में कांस्टेंट एल्टीट्यूड, दूसरे में आपका एंगल ऑफ बैंक को कांस्टेंट की बात की है, और तीसरे में आपको रेट ऑफ टर्न को कांस्टेंट मेंटेन करने की बात की गई है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। नाउ एन इंक्रीज इन एयर स्पीड रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ टर्न रेडियस। तो अगर आप एयर स्पीड को बढ़ाते हैं तो आपको टर्न रेडियस बढ़ के मिलती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टर्न रेडियस के। इन अ करेक्टली एग्जीक्यूटेड टर्न द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट मस्ट बी एक्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस पॉइंट। As the air speed is increased in a constant rate level turn, the radius of turn increases। तो radius of turn हमारा बढ़ जाएगा अगर मैंने एयर स्पीड को बढ़ाने की कोशिश की कांस्टेंट रेट लेवल टर्न के लिए। नाउ यहाँ पे क्या है, दिस इंक्रीज इन रेडियस ऑफ टर्न कॉजेस इंक्रीज इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो टर्न रेडियस को बढ़ाएंगे तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ के मिलेगा, विच मस्ट बी बैलेंस बाय इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट बढ़ाना पड़ेगा, विच कैन ओनली बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ बैंक। जिसको बढ़ाने के लिए आपको एंगल ऑफ बैंक को बढ़ाना पड़ेगा। नाउ बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब यहाँ पे दो जो स्लाइड हैं ये दोनों स्लिपिंग और स्किडिंग की हैं। तो स्लिपिंग टर्न में द एयरक्राफ्ट इज नॉट टर्निंग एट द रेट अप्रोप्रिएट टू द बैंक बीइंग यूज्ड सिंस द एयरक्राफ्ट इज यार टूवर्ड द आउटसाइड ऑफ द टर्निंग फ्लाइट पाथ। दिस इज द केस ऑफ एडवर्स यार। दिस इज द केस ऑफ एडवर्स यार। तो एडवर्स यार के केस की यहाँ पे बात की गई है कि आपका एयरक्राफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में यॉ करने लगता है आपके टर्निंग के अगेंस्ट, यानी कि आप टर्न चाहते हैं लेफ्ट में और एयरक्राफ्ट यॉ हो गया राइट में। तो एयरक्राफ्ट इज बैंक टू मच for the rate of turn, so the horizontal component is greater than the centrifugal force। तो अगर HC यानी कि horizontal component, अगर आपका horizontal component बड़ा है किससे, FC centrifugal force से, तो दैट मीन्स आपका स्लिपिंग टर्न कहलाएगा, उसको आप स्लिपिंग टर्न प्रोनाउंस करोगे। ठीक है। नाउ इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो अपोजिट और इक्वल एग्जिस्ट करते हैं, इज रीस्टेब्लिश बाय या तो बैंक को कम कर दो डिक्रीजिंग द बैंक, और इंक्रीजिंग द ROT यानी कि रेट ऑफ टर्न को बढ़ा दो, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। या तो अपन बैंक को रिड्यूस करें यानी कि फाई को कम करें, ठीक है, फाई को कम करने के साथ साथ हम लोग रेट ऑफ टर्न को बढ़ा दें। इन दोनों पे अगर हम थोड़ा थोड़ा काम कर लें तो इक्विलिब्रियम मिल जाएगा हमें स्लिपिंग टर्न को कंट्रोल करने के लिए। बात करते हैं स्किडिंग की। तो स्किडिंग टर्न रिजल्ट फ्रॉम एक्सिस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि FC अब बड़ा है आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। FC यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, वो केस कहलाएगा आपका स्किड। और स्लिप मतलब टूवर्ड द सेंटर, स्किड मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। नाउ ROT रेट ऑफ टर्न इज टू ग्रेट फॉर एंगल ऑफ बैंक। तो हमने पहले ही देख लिया क्या कि रेट ऑफ टर्न जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैंक के, और टर्न रेडियस अगर बात करें टर्न रेडियस वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बैंक एंगल के। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। करेक्शन ऑफ स्किडिंग टर्न दस इन्वॉल्व अ रिडक्शन इन ROT एंड एन इंक्रीज इन बैंक और अ कॉम्बिनेशन। जस्ट अपोजिट ऑफ स्लिपिंग टर्न। स्लिपिंग टर्न में आपने इंक्रीज करा था रेट ऑफ टर्न और बैंक एंगल को डिक्रीज किया था। यहाँ पे आप स्किड टर्न को मतलब करेक्ट करना चाहते हो तो आप रेट ऑफ टर्न को घटाओगे एंड बैंक एंगल को बढ़ा दोगे। To maintain a given ROT, the bank angle must be varied with the airspeed. This become particularly important in high-speed aircraft. Now, a standard turn rate is 3 degree per second. तो गाइज आपको ये पॉइंट याद रखना है कि स्टैंडर्ड टर्न रेट जो है 3 डिग्री पर सेकंड है। तो गाइज इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, यानी कि जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है टर्निंग के लिए, उनके ऊपर बात की, जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स को मतलब इसी से कंपेयर करके हमने ये देखा कि स्लिप कंडीशन में जा रहा है या फिर स्किड कंडीशन में जा रहा है हमारा एयरक्राफ्ट। जो टर्निंग के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है हॉरिजॉन्टल लिफ्ट कंपोनेंट, बट हम लोग वर्टिकल के ऊपर भी स्टडी कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही हम बैंक कर रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट रिड्यूस हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग कैसे एंगल ऑफ बैंक और एंगल ऑफ अटैक पे काम कर रहे हैं, दैट ऑल्सो we have seen in this video. This much from my side in this video lecture. मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जल्दी ही। थैंक यू।